इस नए सेशन में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। जो करंट अफेयर्स और जीके का जो शेड्यूल है, उसके अंतर्गत हमने इसी महीने का सितंबर 2024 का जो करंट की जो घटनाएं हो रही है देश के अंदर और देश के बाहर, चाहे उसका संबंध देश की अर्थव्यवस्था से हो या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से हो, चाहे वो विज्ञान तकनीकी हो या राज व्यवस्था हो या भूगोल हो या इतिहास हो, हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का कोई ना कोई करंट अफेयर्स होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि समाज में कोई ना कोई परिवर्तन होता है। समाज का मतलब जो स्थानीय समाज है, जहाँ हम लोग रहते हैं, जिस समाज के हम लोग निवासी हैं, जिस समाज के हम लोग नागरिक है, यानी भारत का समाज। और चूंकि भारत का समाज विश्व समाज से अब अलग नहीं है, तो विश्व समाज में भी जो घटनाएं हो रही है उसका लेखा जोखा दैनिक आधार पे आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आइए इसको हल करने का प्रयास करें। पहला प्रश्न जो आपके सामने आएगा वो है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। और जैसा कि आप लोग को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो लोकतंत्र है उसकी एक अच्छी सी परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनकी हत्या भी कर दी गई थी और उनकी वजह से ही अमेरिका अमेरिका भी बना, उनका नाम अब्राहम लिंकन साहब है। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जो परिभाषा उन्होंने दिया वो परिभाषा आज भी माने। उसी संदर्भ में हालांकि विश्व का सबसे पुराना जो लोकतांत्रिक देश है, उस समय गणतंत्र प्रणाली थी, वो भारत को स्वीकार किया गया। और भारत में भी जो प्रिमिटिव डेमोक्रेसी है, जिसको हम लोग कहते हैं गणराज्य व्यवस्था प्रणाली, वो दरअसल उसका नाम था लिच्छवी, उसका आजकल नाम है वैशाली। लेकिन वो जो प्रिमिटिव डेमोक्रेसी का जो स्वरूप था, जो आदिम लोकतंत्र था, जो गणराज्य प्रणाली थी, वो पूर्णतः विकसित नहीं हो पाया। क्योंकि भारतीय इतिहास में शुरू से लेके जो हम लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी तक, पूरा का पूरा जो नेचर ऑफ पॉलिटी है, राज व्यवस्था का जो स्वरूप है, वो राजतंत्र प्रणाली रहा। और राजतंत्र प्रणाली में शुरू में जो मोनार्की का जो सेटअप था, हम लोग कहते हैं ऋग्वैदिक काल, वो लिमिटेड था, उस पर कंट्रोल था, उस पर रेस्ट्रिक्शन था। उसके लिए 4 ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन था, सभा, समिति, विरत और गण। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ जिसको आर्थिक परिवर्तन का नाम दिया गया, क्योंकि लोहे का आविष्कार हुआ था। उसके बाद जो जनतांत्रिक संगठन है उसमें से जो अंतिम 2 हैं, विरत और गण, वो नष्ट हो गए। और सभा समिति की जो भूमिका थी वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, तो राजा निरंकुश हो गया। वही निरंकुश राजा है जिसने अंततः एक साम्राज्य की स्थापना किया जिसका नाम है मगध। मगध साम्राज्यवाद, मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला राजवंश, उसका नाम था हर्यंक वंश। उस शासक का नाम था बिंबिसार। लेकिन एक ऐसा वंश हुआ करता था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन किया, चाहे वो पश्चिम भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो। उसका राज्य विस्तार तमिलनाडु और केरल को छोड़ करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में था। जब भी हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, दरअसल उसमें श्रीलंका को शामिल हम लोग नहीं करते हैं, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम लोग शामिल करते हैं। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन किया। उसका क्षेत्र विस्तार कबूल और कंधार तक था। ये भी जानकारी मैं आपको दे दूँ। वो मोनार्की सिस्टम था, वो निरंकुश राजतंत्र प्रणाली थी, जो क्रमशः इस देश में पूरे प्राचीन भारत के इतिहास में और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में क्रमशः जारी रहा। लेकिन ये जो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, ये भारत और भारत के किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता। ये ऑब्जर्व कौन करता है, ये कब मनाया जाता है, इसी के बारे में ये स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, 2 प्रश्न दिए गए। यही तेवर होता है आपके परीक्षाओं का। आप में से जिन्होंने आज पहला सेशन ज्वाइन किया है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो लोग ऑलरेडी विभिन्न समाचार पत्र, मीडिया वगैरह का यूज कर रहे हैं, जो एक्सेस कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो लोग, उनसे अपेक्षा है कि इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है, क्या यह 15 सितंबर को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। और दूसरा कि यह कौन मनाता है? यूनाइटेड नेशन का बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जिसका नाम है जनरल असेंबली, महासभा, उसी के द्वारा मनाया जाता है। चूंकि एक लोकतंत्र सूचकांक होता है, तो लोकतंत्र सूचकांक यूरोप के किसी संगठन के द्वारा ही मनाया जाता है, अमेरिका भी मनाता है। लेकिन यहाँ अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है, और चूंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और परीक्षाओं का जो ट्रेंड है वो इस तरह के प्रश्नों को पूछने का है, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है। क्योंकि कोई प्रश्न क्यों लिया जाता है उसका लॉजिक भी आपकी समझ में आना चाहिए। ये पहला प्रश्न है। अगर आपने ऑप्शन 1 एंड 2 दोनों दिया है तो आप सही हैं, अगर कोई और विकल्प दिया है तो आप गलत है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है,
क्योंकि हमने अभी अभी कहा है कि भारत विश्व का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश। उस समय लोकतंत्र का नाम गणराज्य प्रणाली था, और जो पहला गणराज्य है विश्व का उसका नाम है लिच्छवी। 7,707 राजा एक साथ बैठते थे। अब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा सभागार हुआ करता था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी मानव श्रृंखला ह्यूमन चेन, एक ने दूसरे को जोड़ा, दूसरे ने तीसरे को जोड़ा, बनाया है? ऑप्शन हमने दिया है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और चूंकि बिहार में लोग आमतौर पर पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए बिहार विकल्प भी दिया गया है। सो करेक्ट आंसर कर्नाटक। आपके आगामी परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न, क्योंकि टॉपिक का नाम वही अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोप के विकसित देशों को अपने अंदर समाहित करता है। इसको हम लोग कहते हैं, यह जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सॉवरेनिटी का जो कंसेप्ट है कि राष्ट्र संप्रभु होगा, ये उससे ऊपर की अवधारणा है, क्योंकि ये राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की बात करता है। इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है कि मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स है। इंग्लिश में कहते हैं ब्रसेल्स और हिंदी में कहते हैं ब्रुसेल्स। ये जिस देश की राजधानी है वो देश भी काफ़ी विकसित है, उसका नाम है बेल्जियम। स्मरण रखेंगे। इस तरह से प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पे आएगा। यूरोपीय संघ जो एक सुपर नेशनल, क्योंकि अभी अभी हमने कहा है कि नेशनलिटी से ऊपर है, नेशनलिटी का जो डायमेंशन होता है वो काफ़ी सीमित होता है, उससे ऊपर का एक ग्लोबल बॉडी है यूरोपियन यूनियन। ये एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन है जिसमें यूरोप के कुल कितने देश शामिल हैं? तो करेक्ट आंसर 27, इसको याद रखिएगा, 27। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। कौन सा देश यूरोपीय संघ में शामिल नहीं है? 4 देशों का विकल्प दिया। चारों यूरोप के विख्यात देश है, चारों विकसित देश हैं। ऐसा नहीं कि यूरोप में कोई विकासशील देश नहीं है, लेकिन विकसित देशों की संख्या ज़्यादा और ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। सो हियर द करेक्ट आंसर, पहले वो था लेकिन अब वो नहीं है, उसका नाम यूके। अमेरिका से पहले वर्ल्ड का जो सुपर पावर था वो यूके ही था, और सुपर पावर बनने के पीछे जो कारण था वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में इसकी भूमिका, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका। ये प्रश्न संख्या 5 है। आइए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा स्तरीय बनाया गया है, अच्छे परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए संभावित है। हमने जो टॉपिक लिया है वो है भास्कर। बीच में 2 दिन की आप लोग की छुट्टी थी, इसी 2 दिन में बहुत सारी घटनाएं हुई है। अब भास्कर के बारे में हमने आपको, और साथ में इसको लॉन्च किसने किया उसके बारे में आपको कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए। इसके उत्तर को देने का प्रयास करें। पहला ऑप्शन हमने स्टेटमेंट दिया है कि भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ये सही है या गलत? स्टार्टअप इंडिया का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रमोट करना जो पहले नहीं था। कोई चीज़ अगर नया है उसको प्रमोट करना है, इकोनॉमी में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 2016 से चल रहा है। ये मोदी जी का एक बड़ा अच्छा स्कीम है। इस प्रोग्राम को कौन चला रहा है इसको हम लोग आगे देखेंगे। ये भास्कर का संचालन कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड। क्या ये DPIIT के द्वारा किया जा रहा है या कोई और कर रहा है? ये सही है, इसको प्रमोट करने का काम DPIIT कर रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडिंग बॉडी है। इसके अलावा जो DPIIT है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि क्या यह केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो ये गलत है, क्योंकि ये केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करता है। इसकी मिनिस्ट्री का नाम है, कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये तीसरा ऑप्शन आपको गलत दिया गया है। सो करेक्ट आंसर 1 एंड 2। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने की प्रैक्टिस करेंगे तो परीक्षा में जो करंट अफेयर्स और GK का जो क्वेश्चन आपके पास आता है उसमें आपको दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। इसको भी ध्यान से बनाएंगे क्योंकि ये भी न्यूज़ में आया है। PM वाणी टेलीकम्युनिकेशन का है, दूरसंचार का है। मोदी जी का एक बड़ा अच्छा नारा है। नारा क्या है वो स्टेटमेंट 1-2 में दे दिया गया। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है ये चेक करना है कि दोनों सही है या दोनों गलत है। इसका फुल फॉर्म याद कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। क्योंकि जो लोकेशन है, भौगोलिक स्थल है, उसको वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। उसमें किसी प्रकार का किसी वायर का कोई यूज़ नहीं होगा। तो ये फुल फॉर्म आपको बता दिया गया है।
अब इसकी शुरुआत कब हुई है वो आपको चेक करना है कि क्या इसकी शुरुआत दिसंबर 2020 में भारत सरकार के डीओटी के द्वारा हुआ, तो ये आपको चेक करना है। सो करेक्ट आंसर, तो ये पहला सही है। दूसरा, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है, ये ब्रॉडबैंड सेवाओं की कीमत को क्या ये किफायती रखना है। ब्रॉडबैंड सेवाओं की वजह से आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो ऑडियो है, जो वीडियो है, वो बिना किसी ओवरलैप के कम समय में जो टारगेट पॉइंट होता है, जो डेस्टिनेशन होता है, वहाँ तक पहुँचता है। और ब्रॉडबैंड की स्पीड में लगातार इजाफा हो रहा है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये भारत सरकार का एक नारा है। सो करेक्ट आंसर 1 and 2 बोथ है। टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का है। सो करेक्ट आंसर 1 and 2 बोथ। सो सी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है, बिल्कुल करंट अफेयर्स है सितंबर का। कोई बासी भोजन नहीं है, स्टॉल फूड नहीं है, बिल्कुल फ्रेश फूड है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उसको सीखिए। भारत का पहला वंदे मेट्रो सेवा, वंदे भारत सभी लोगों ने सुना होगा। ये वंदे मेट्रो सेवा है जो गुजरात के भुज और अहमदाबाद के बीच आरंभ किया गया है। सही है गलत? ये भारत का पहला वंदे मेट्रो है जो भुज और अहमदाबाद के बीच है, क्योंकि इसको इनॉग्रेट किसी और ने नहीं बल्कि मोदी जी ने किया है। दूसरा है कि भारत का प्रथम वंदे मेट्रो सेवा का जो नाम है वो नाम क्या, नमो भारत रैपिड रेल है। ये दोनों सही है। सो करेक्ट आंसर 1 and 2। और इसके लिए जो डिब्बे वगैरह बने हैं, जो कोच वगैरह बना है, वो बना है कपूरथला में। उसका नाम है ICF, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कपूरथला, जो कपूरथला कहाँ है, पंजाब में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है। को लोकेशन विवाद, क्योंकि एक सुविधा दी गई थी इस चारों में से किसी एक ने, और जो सुविधा दी गई थी वो स्टॉक ब्रोकर को दी गई थी। वो कहा गया था कि हम आपको ये सुविधा दे रहे हैं कि आप अपना जो सर्वर है वो हमारे सर्वर का मतलब होता है मेन मेमोरी, वो हमारे लोकेशन के बगल में आप एस्टैब्लिश कीजिए, और दूसरे हमारे सर्वर को एक्सेस करेंगे उससे पहले ये सुविधा दे रहे हैं कि आप इसको एक्सेस करिए। तो जो जितना पहले सर्वर को एक्सेस करेगा तो जाहिर सी बात है जो डेटा है उसको पहले मिलेगा, तो जो स्टॉक का जो प्राइस है उसकी जानकारी उसको पहले होगी। ये बेनिफिट उसको दिया गया था, लेकिन इसका कुछ पॉजिटिव डायमेंशन था, बट इसका निगेटिव हुआ। इसको लेकर के विवाद हुआ, करीब 10,000 करोड़ का डिस्प्यूट हुआ। उस समय जो NSE की जो MD CEO थी, उनका नाम था चित्रा सुब्रमण्यम, और भी बड़े बड़े पदाधिकारी उसमें गिरफ्तार वगैरह भी हुए थे। लेकिन कुछ दिन पहले जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसने कहा कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बिना किसी साक्ष्य के है, उसको बंद कर दिया जाए। और जो सेबी की चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, अभी वो न्यूज़ में भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगाया गया। तो को लोकेशन विवाद जिस इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, हमने 4 ऑप्शन दिया है, BSE, NSE, RBI और SBI। जो BSE है वो देश की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, ये एशिया की सबसे पुरानी। 1875 में इसको स्थापित किया गया था, 1875। मुख्यालय उसका बम्बई है, जिसको आजकल मुंबई कहते हैं, और जहाँ पर स्थित है उसके मुख्यालय को कहते हैं दलाल स्ट्रीट। दूसरा है NSE, ये BSE की तुलना में नया है लेकिन देश का सबसे बड़ा है, उसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ये सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना तो वैसे 1992 में हुई थी, लेकिन 1993 से इसने काम करना शुरू किया। इसका भी मुख्यालय मुंबई में ही है, और चूंकि मुंबई में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मुख्यालय हैं, इसलिए मुंबई को हम लोग देश की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। तीसरा है RBI। ये RBI जो मनी मार्केट रेगुलेटर है, उसके तौर पे अपनी भूमिका अदा करती है। भारत में जितने भी बैंक है, चाहे सरकारी बैंक हो, चाहे निजी बैंक हो, चाहे फॉरेन बैंक की इंडियन ब्रांचेज है, सबको कंट्रोल करने का काम RBI करती है। इसके प्रमुख को हम लोग गवर्नर कहते हैं, और जो वर्तमान गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। उनके बारे में कल के वीडियो में हमने बताया भी है। जो दिल्ली की जो पहली महिला चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि तीसरी महिला चीफ मिनिस्टर के रूप में जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, हालांकि बहुत कम समय के लिए हुआ, चूँकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आतिशी हैं, उनको अपॉइंट किया गया है। तो जिस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई किया है उसी कॉलेज से शक्तिकांत दास जी की भी पढ़ाई है। IAS अधिकारी रह चुके हैं, राजस्व सचिव थे। 2016 में जो नोटबंदी का कार्यक्रम आया था उसमें सरकार के पक्ष को बहुत अच्छे ढंग से डिफेंड किया था। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। एकमात्र रेगुलेटर जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है इसमें RBI है, जिसके प्रमुख को गवर्नर कहते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो देश की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक है।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, जो देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। यही कोलोकेशन विवाद है जिसको स्पष्ट कर दिया गया। अगला है कौन सा कथन सही है, किसके बारे में पूछ रहा हूँ। एक तो एनएसई के बारे में और दूसरा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है, इतनी जानकारी कम से कम जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको आवश्यक है। नहीं है, आप नहीं जानते हैं तो जानिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, अभी अभी बताया गया। इसके आधार पे आप उत्तर बना सकते हैं, ये ऐसा ही। और जिस कमेटी के अनुशंसा पे इसको स्थापित किया गया था उसका नाम था फेरवानी। जो और बात है कि फेरवानी साहब ने बाद में सुसाइड कर लिया था। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी की चर्चा मैं अपने किसी अन्य वीडियो में करूंगा। दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है उसकी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसका नाम भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड है, जिसको सेबी के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है। सो हियर द करेक्ट आंसर 1 and 2। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी होगा। अगर आपका उत्तर सी है तो आप सही हैं, अगर सी नहीं है तो आप गलत हैं। अपना मूल्यांकन खुद कर लें। डायमंड लीग है, क्योंकि इसमें डायमंड लीग में भाला फेंक में, जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा का आपने फोटो देखा होगा जो अलग अलग न्यूज़पेपर में आया। तो मन में प्रश्न आना चाहिए कि डायमंड लीग का संबंध किस खेल से है। हमने 4 विकल्प दिया है, सो करेक्ट आंसर आपका एथलीट है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। सेंट्रल यूरोप का कंट्री है, सेंट्रल यूरोप का मतलब यूरोप के सेंटर में स्थित है, जिसके द्वारा ब्रिक्स BRICS ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो ब्रिक्स है उसके मेंबरशिप के लिए उसने आवेदन किया है। ये बड़ा खास है क्योंकि जो ब्रिक्स है उसने बेसिकली जो इमर्जिंग इकोनॉमी है उसको रिप्रेजेंट करना है। हमने चूँकि वो सेंट्रल यूरोप का कंट्री है, प्रायः यूरोप के जो देश हैं उन्होंने नाटो को प्रेफर करना है, नहीं तो यूरोपियन यूनियन को प्रेफर करना है। अगर कोई ब्रिक्स में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज, पुराना नाम तुर्की था, नया नाम तुर्की है, और जिसकी कैपिटल आप में से कई लोगों को मालूम होगा अंकारा। अगला है भारत के विरुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगाफोन डिप्लोमेसी। पिछले हफ्ते 10 दिन से न्यूज़ में है। जो मेगाफोन डिप्लोमेसी है, उसमें सीधा कम्युनिकेशन 2 देशों के बीच में नहीं किया जाता, सीधे बातचीत नहीं की जाती। मेगाफोन डिप्लोमेसी में क्या है कि दोनों देश के जो राजनीतिक प्रमुख हैं वो मीडिया के मार्फत, ट्विटर के मार्फत, जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। एक्चुअली बातचीत कम होती है, दबाव ज़्यादा देते हैं। तो बांग्लादेश ने क्या किया है, क्योंकि बांग्लादेश की जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारत में शरणार्थी के रूप में रह रही हैं, पॉलिटिकल असाइलम बोलते हैं उसको। तो उसको कैसे वहाँ से निकाला जाए, कैसे बांग्लादेश उनको भेजा जाए, डिपोर्ट किया जाए, उसके लिए दबाव बनाया जा रहा। तो उन्होंने क्या किया है कि जो बांग्लादेश के हमारे एंट्रीम प्राइम मिनिस्टर है और जो अन्य अधिकारी हैं, तो उन लोगों ने क्या किया है कि मेगाफोन डिप्लोमेसी के अंतर्गत एक बहुत बड़ा कैंपेन चला है। तो ये जो कैंपेन है वो चलाने वाला बांग्लादेश है। ऑप्शन हमने वैसे 4 दे दिया, सो करेक्ट आंसर आपका सी बांग्लादेश होगा। प्रश्न संख्या आपका 13 आपके स्क्रीन पे अभी अभी आएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा हमने स्तरीय दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, फर्स्ट लाइन फैक्ट नहीं है। ये टॉपिक हमने लिया हुआ है स्टार्टअप। स्टार्टअप का मतलब होता है कोई भी नई एक्टिविटी को प्रमोट करना। इसका पुराना नाम एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन जो वर्तमान एनडीए सरकार है उसने स्टार्टअप, स्टार्ट करो ऊपर जाओ, कोई भी चीज़ आप शुरू करो और उसमें सफल हो, ये भारत सरकार का एक नारा है। विश्व में सबसे अधिक स्टार्टअप की संख्या अमेरिका में है। ये सही है कि गलत? ये सही है, ये सही है, ये मैं आपको जानकारी दे दूं। दूसरे स्थान पे चाइना है। स्टार्टअप के संबंध में विश्व रैंकिंग में भारत का स्थान क्या तीसरा है? ये भी सही है, क्योंकि पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चाइना और तीसरे स्थान पे भारत। स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट करने वाला जो बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है DPIIT। और DPIIT जिस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में काम करता है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला प्रश्न संख्या 14 है, रामनाथ कोविंद समिति। हालांकि ये थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन सितंबर 2024 में फिर से चर्चा में आ गया, तो आपके करंट अफेयर्स का विषय वस्तु बन गया। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। जो सही विकल्प है एक देश, क्योंकि वर्तमान सरकार ने यह कहा है कि हम इसी कार्यकाल में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसका मतलब है कि इस कार्यकाल की समाप्ति 2024 से 2029 की समाप्ति होगी, तो सरकार, जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है, जो अपने पॉलिटिकल डेडिकेशन के लिए जाना जाता है,
तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। चूंकि रामनाथ कोविंद भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया, इस कारण से भी ये चर्चित है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है, क्राकाटोआ, ये करंट ज्योग्राफी है, ये करंट ज्योग्राफी है और संभावित प्रश्न है आपके अच्छे परीक्षाओं के लिए। 4 द्वीपों का एक समूह है, इसका परिचय आपको दे दिया गया। द्वीप का मतलब होता है चारों तरफ से पानी से घिरा होना, जो बड़े भूकंप और सुनामी के लिए जाना जाता है। ये किस देश में स्थित है? तो करेक्ट आंसर इंडोनेशिया। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है और करंट वर्ल्ड ज्योग्राफी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। जो टॉपिक हमने लिया है वह ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये जीके है, सामान्य ज्ञान है, लेकिन किसी वजह से न्यूज में है, और न्यूज क्या है वो आपको प्रश्न में दिया गया है। ILO सामाजिक न्याय की वकालत करता है तथा इसकी मुख्य भूमिका सदस्य देशों को वित्तीय सहयोग देना। ये स्टेटमेंट सही है गलत? दूसरा है विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकार मंच ILO के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा है ILO की सिफारिशें गैर बाध्यकारी प्रकृति की है। इसमें आपको ये देखना है कि कितने युग्म सही, कितने स्टेटमेंट सही है। ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको ILO पे आधारित है, जिसको श्रमिकों की अंतर्राष्ट्रीय संसद कहते हैं। जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो श्रमिक वर्ग के लोग हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय संसद है। ये पहला जो है आधा सही है आधा गलत है। ऐसे प्रश्न में जिसमें आधा सही है आधा गलत है तो आप पूर्णतः गलत कर देंगे। प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, नॉट प्लस। दूसरा है कि ये जो रिपोर्ट है ये इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये सही है। और तीसरा जो ILO दे जो भी कहना है उसको मानना या ना मानना सदस्य देशों के ऊपर है। ये गैर बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं, नॉन बाइंडिंग होता है। 2 और 3 आपका सही है, यानी करेक्ट आंसर केवल 2 जो स्टेटमेंट है वही सही है। पहला गलत है क्योंकि ये वित्तीय सहायता नहीं देता, ये फिनेंशियल सपोर्ट देने का काम नहीं करता। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका भी है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। पुरानी जो ऊर्जा थी, ऊर्जा का जो स्रोत था, जो जीवाश्म ईंधन थे, उसको छोड़ दिया जाए, जो गैर जीवाश्म है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको प्रमोट किया जाए। उसी का प्रयास है अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव। 2 स्टेटमेंट नहीं बल्कि 3 स्टेटमेंट हमने दिया है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से, रिन्यूएबल एनर्जी से प्रश्न पूछने का ट्रेंड अब शुरू हो गया है। पहला है कि इसका पहला संस्करण फ्रांस में आयोजित किया गया। दूसरा है कि भविष्यदर्शी सौर शहर दिखाया गया, जिसमें कि सन के द्वारा, सूर्य के द्वारा जो भी काम होगा उसी सोलर एनर्जी पे आधारित होगा। और तीसरा कि वैश्विक ऊर्जा बदलाव को प्रभावित करने, नेटवर्क बनाने आदि आदि का काम ये करता है। ये पहला गलत है, ये पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही, क्योंकि इसको भारत ने प्रमोट किया था, इसलिए इसमें 2 ही स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर केवल 2। इस तरह के टॉपिक को विभिन्न समाचार पत्र या अन्य सोर्सों से देखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। KYC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब का कुछ वक्तव्य आया है कि जो नो योर कस्टमर, जो हम लोग जाते हैं बैंक में, जो खाता खुलवाते हैं या कैपिटल मार्केट के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तो KYC नॉर्म्स के बारे में कहा जाता है कि ये फल्ला फल्ला अमुक अमुक डॉक्यूमेंट आप जमा कीजिए। ये किस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आता है? इस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये PMLA कानून है 2002 का। उसी कानून की कंप्लायंस के अंतर्गत ये KYC नॉर्म्स को लाया गया, क्योंकि तो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है जो पैसा गैर कानूनी है उसको आप कानूनी करने का प्रयास ना करें, और अगर इस कानून का उल्लंघन करेंगे तो इसके लिए एक जांच एजेंसी अलग से है, उसका नाम है ED, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। और ED जिस मिनिस्ट्री के कंट्रोल में काम करती है उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इस तरह के प्रश्नों को लॉजिकली आंसर करने की कोशिश करेंगे। ऐसा करेंगे तो आपका जो करंट अफेयर्स GK है, जो किसी भी परीक्षा में GK GS का तकरीबन 40% होता है। UPSC के एग्जामिनेशन में 70 से 80% करंट अफेयर्स ही हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की बात करेंगे या स्टेट PCS की बात करेंगे तो करीब 30 से 35% आपका करंट अफेयर्स होगा। अब कोई भी परीक्षा लेते हैं 50-60% करंट अफेयर्स GK, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का भी करंट है, ज्योग्राफी का भी करंट है जो आपने देखा, इकोनॉमिक्स का तो पूरा का पूरा करंट है, और कभी कभी हिस्ट्री का भी करंट हो जाता, क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल साइट को, हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी अगर न्यूज में है तो वो प्रश्न पूछा जाता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19।
ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसका शॉर्ट नेम है DSIB, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये कॉन्सेप्ट अमेरिका यूरोप के देशों से आया, क्योंकि कुछ ऐसे बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन इतने बड़े हैं कि अगर वो फेल कर जाएंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है बैठ जाएगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो अन्य बैंक है, मैं नाम नहीं बताऊंगा चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है। कौन सा शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन हमने SBI का दिया, तो ये तो शामिल है। दूसरा ICICI बैंक, ये भी शामिल है। तीसरा PNB, ये शामिल नहीं है। लेकिन चौथा जो HDFC बैंक है वो शामिल। तो आपके 3 बैंक DSIB में शामिल है, PNB शामिल नहीं है। हालांकि एक ज़माने में PNB एक हाई प्रोफाइल बैंक हुआ करता था। जब से नीरव मोदी का घोटाला हुआ, यानी जो फाइनेंशियल स्कैम है, उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के बाद जो पंजाब नेशनल बैंक का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं डेंट किया है, कमज़ोर हो गया है। फिर भी ये देश का एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगला गरीबी रेखा का जो आकलन किया जाता है उसके संदर्भ में है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें इसका जो मापन है वो कौन करता है, कौन तैयारी करता है? तो करेक्ट आंसर देश का सबसे बड़ा थिंक टैंक है और जिसकी अध्यक्षता कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। सो करेक्ट आंसर नीति आयोग। ये स्टैटिक फैक्ट है, न्यूज़ में आया तो आपको डाल दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। MPI सर्वाधिक गरीबी, इसके लिए कुछ आपको करना नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट अगर आए तो सीधे एक ज़माने में जिसने विश्व में गणतंत्र प्रणाली को एक तरह से परिचय करवाया संपूर्ण विश्व समुदाय को, तो बिहार का नाम डाल दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। किस संगठन का थीम है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर? ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, G20। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। तुषार मेहता पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता का जो इशू है वो चर्चा में है। सरकार की तरफ से पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, उनका नाम है तुषार मेहता। देश के नंबर 2 भारत सरकार के नंबर 2 ये लॉ ऑफिसर है। जो नंबर 1 लॉ ऑफिसर होता है उसका नाम अटॉर्नी जनरल है। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल है। इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है सर? इसके अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कमेटी है, उसका नाम है ACC है। इनको अपॉइंट किया जाता है, मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं, काफ़ी डायनामिक, काफ़ी डैशिंग। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल दिया है लेकिन ये न्यूज़ में है क्योंकि 2 दिन आपकी छुट्टी थी। तो किस कानून के अंतर्गत छुट्टी दी जाती? आप लोग याद रखेंगे, ये जो कानून है जिसके अंतर्गत पब्लिक हॉलीडे दिया जाता है, ये अंग्रेज के ज़माने का बनाया हुआ कानून। ये अंग्रेज के ज़माने का बनाया हुआ कानून है, उसका नाम है NI एक्ट 1881। बहुत पुराना कानून। इस कानून में समय समय पे तब्दीली होता है, बदलाव होती है, लेकिन पूरे के पूरे कानून को अब तक नया कानून में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो ये आपका प्रश्न क्या 24 है। और अंतिम प्रश्न आपके पास, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट डिजिटल इंटरमीडिएरीज, ये ग्लोबल लेवल का है। आमतौर पे जो हाई-फाई जो वर्ल्ड की लीडिंग IT कंपनी है जो नेटवर्क बनाने का काम करती है, जैसे गूगल आपका सर्च इंजन है, एप्पल आपकी जिसको आईफोन का निर्माता कहते हैं, हालांकि अब इंडिया में खुद भी बनने लगा है आईफोन। नेक्स्ट है फेसबुक जो सोशल नेटवर्किंग साइट है जो काफ़ी लीडिंग है। लेकिन जो टेस्ला है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, EV बनाती है, जिसकी कंपनी पहले तो बेंगलोर में खुलने वाली थी, अब ऐसा न्यूज़ में है कि हो सकता है कि गुजरात में कहीं पर इसको एस्टेब्लिश किया जाए। तो पहला गूगल को शामिल किया गया, दूसरा एप्पल को शामिल किया गया, तीसरा फेसबुक को शामिल किया गया, तो टेस्ला को शामिल नहीं किया गया। सो करेक्ट आंसर D। ये कुल 25 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने से जो करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान की जो जानकारी है उसको आप टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे और आने वाले परीक्षाओं में सफल होने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ करंट अफेयर्स का आज का जो दैनिक सेशन है वो मैं समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।